क्लास अकाउंट। तो देखो हम चैप्टर कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर भी लिए हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि अभी ज़्यादा हैवी टॉपिक स्टार्ट हुआ ही नहीं है। और सच बताऊं, अगर मेहनत करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो कोई सा भी टॉपिक 12th क्लास का हैवी लगेगा ही नहीं। सच्चाई है। अकाउंट क्या, किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, ये वाली बात किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, कभी भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होगी अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है और मेहनत करता है विद कंसिस्टेंसी। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर मैं नहीं बोलूंगा लेकिन तुम्हें आराम से क्वेश्चन पता चल जाएगा। देखते हैं। हर्षद एंड धीमन, दो व्यक्ति हैं भाई, हर्षद है और धीमन है। बताओ क्या नाम है धीमन, क्या हमें क्या करना। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप, दोनों ने धंधा शुरू करा, आपस में क्या करी भाई, क्या करी आपस में, आंख में चोली खेली? नहीं, आंख में चोली नहीं खेली, पार्टनरशिप करी। सिंस 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से। और क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। बेवकूफ कहीं के, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं करा तो किस बात का धंधा कर रहे हैं, बेवकूफ बैठे हैं क्या। तो कुल मिलाकर इन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट ही नहीं करा। तो फिर से वही बोलूंगा कि यही टॉपिक चल रहा है हमारा कि पार्टनरशिप डिड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डिड एब्सेंट, यही तो टॉपिक कर रहे हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, दो बंदे हैं, हर्षद और धीमन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैंने शॉर्ट में हर्षद को H लिखा है और धीमन को D लिखा है। तो दोनों के दोनों बेचारे क्या करते हैं, धंधा करते हैं, क्या करें, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। देखो, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली कैपिटल। देखो इस बेचारे ने कितने रुपए लगाए धंधे में, 4 लाख लगाए, और उस बेचारे ने कितने रुपए लगाए धंधे में, 1 लाख लगाए। अच्छी बात है भाई, धंधे में पैसा लगाओगे तभी तो पाओगे, धंधे में पैसा लगाना पड़ता है, आता भी है लेकिन आएगा बाद में, जाएगा पहले। ठीक है, तो दोनों ने इतने इतने रुपए लगा दिए। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। देखते हैं और क्या है। हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। देखो ये वाला शब्द दिखाई दे गया, टू द फर्म। मैंने एक क्वेश्चन के अंदर इसका मुद्दा ही खत्म कर दिया था। दो बातें होती हैं, कई बार क्या होता है, लोन फ्रॉम द फर्म होता है, फ्रॉम द फर्म, और कभी कभी लोन क्या होता है, टू द फर्म। मैंने बताया था कि फ्रॉम वाले मुद्दे में इंटरेस्ट का कोई काम नहीं होता, याद है ना ये बात। देखो मेरी बताई हुई बातों को याद रखोगे ना, कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, लेकिन कंडीशन वही है, याद रखना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंटली रिवीजन करना पड़ेगा। तो फ्रॉम के केस में इंटरेस्ट का कोई काम नहीं होता, ये बात मैंने बताई थी। लेकिन मैंने तुम्हें साथ में ये भी बताया था कि जो टू होता है, टू के केस में इंटरेस्ट का काम होता है ना। और क्वेश्चन कुछ नहीं बताता, डिड अगर एब्सेंट होती है तो कितना परसेंट, भाई याद हो जानी चाहिए अब तक ये बात, 6%। जब जब लोन आया है, जब जब लोन आया है मैंने तब तब कितना इंटरेस्ट बताया है, 6%, है ना। देखो जरा क्या है, हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। अंडरलाइन कर लो इस पर्टिकुलर शब्द पर, टू द फर्म, इन 3 शब्दों पर अंडरलाइन कर लो। टू का मतलब क्या है, टू का मतलब है इंटरेस्ट बनेगा। टू का क्या मतलब हुआ, टू का मतलब हुआ इंटरेस्ट बनेगा, और कितना परसेंट, 6% है भाई। अब आगे देखते हैं। तो इसने फर्म को लोन दिया था, टू द फर्म का क्या मतलब है, फर्म को लोन दिया था, कितना दिया, को कौन सी तारीख को दिया था, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को बेचारे ने लोन दिया। देखो ईयर भी लिखा हुआ है, मैं ईयर नहीं बोल रहा। तो 1 अक्टूबर को लोन दिया। फिर क्या है, देखो आगे एक बात लिखी हुई है, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी और लॉन्ग का मतलब होता है लंबी बीमारी। तो देखो बीमारी तो लंबी चलती है आजकल, छोटी बीमारी क्या होती है आजकल। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के कारण हर्षद कुड नॉट प्रैक्टिस इन द बिजनेस एक्टिविटीज।
तो देखो हर्षद है ना बीमार रहता होगा, मेरी तरह छोड़ो, मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ, है ना। तो हर्षद बीमार रहता होगा और इसीलिए ना देखो क्या लिखा हुआ है, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज। तो भाई बताओ, जब कोई बंदा बीमार रहेगा तो क्या वो धंधे में काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देखो यही बात लिखी हुई है, हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज। तो वो बिजनेस एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्या करे बेचारा, है ना। जान है तो जहान है। तो ये 1 तारीख से देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर, 1 अगस्त से 30 सितंबर तक ये बेचारा काम नहीं कर पाया। तो देखो कितने महीने निकले, अगस्त सितंबर, बेचारा 2 महीने ही तो बीमार रहा है। हो सकता है कोरोना हो गया हो इसे, कोरोना एक बीमारी होती है, तो हो सकता है ये बीमार पड़ गया हो 2 महीने के लिए। खैर हमें क्या लेना। फिर आगे क्या बता रखा है देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च को इनका प्रॉफिट है वॉज 1,80,000। बोर्ड पे देखो 31 मार्च को इन लोगों का प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। भाई सही लपेट लिया इन्होंने, 1,80,000 कोई कम थोड़ी ना होते हैं, प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1,80,000 का क्या है, प्रॉफिट है। अब देखते हैं क्या क्या झगड़े हुए। तो देखो झगड़े तो होंगे, झगड़े तो होंगे ही होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि बेवकूफों ने एग्रीमेंट नहीं करा। बताओ आजकल बच्चा बच्चा एग्रीमेंट करता है, ठीक है। तो इन्होंने झगड़ा करा, देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। तो इन दोनों के बीच बहसबाजी हो गई। अब हर्षद कुछ बोलता है और धीमन कुछ बोलता है। धीमन कहता है सैलरी मिलेगी, हर्षद कहता है नहीं मिलेगी। हर्षद कहता है इंटरेस्ट मिलेगा, धीमन कहता है नहीं मिलेगा। मतलब ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल दी है। अभी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है मुद्दा, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है। अभी देख लेते हैं जरा क्या है मुद्दा, है ना। देखो हर्षद क्लेम, हर्षद का क्या क्लेम है, मतलब हर्षद क्या कह रहा है, हर्षद कौन कौन सी 2 बातें कह रहा है। देखो कितनी बातें लिखी हुई है, 2 बातें। हर्षद 2 बातें कह रहा है और देखो उसी के नीचे लिखा हुआ है धीमन क्लेम्स, धीमन 3 बातें कह रहा है। हर्षद 2, धीमन 3, ठीक है। पढ़ते हर्षद की बातें सुनते हैं जरा। हर्षद कह रहा है नंबर 1 में देखो, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो देखो हर्षद कह रहा है कि कैपिटल पर, बोर्ड पे देखो, कैपिटल पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, 10%। और कह रहा है लोन पर भी मिलेगा इंटरेस्ट, कितना, 10%। ये बात कौन कह रहा है, हर्षद। देखो 2 चीजें लिखी हुई है ना, एक तो कैपिटल लिखा हुआ है और एक लोन लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल पर भी मिलेगा और लोन पर भी मिलेगा। अब मुझे बताओ सोच समझ कर, अब तक तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब तो तुम सोच सकते हो। बताओ क्या हर्षद की ये वाली बात सही है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, कितनी बार लिखवा दिया अब तो, कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। देखो मिलता, जरूर मिलता, अगर क्या बनी हुई होती, डिड बनी हुई होती। अगर क्या हुआ हुआ होता, एग्रीमेंट हुआ हुआ होता। इन बेवकूफ लोगों ने कर ही नहीं रखा, ठीक है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि लोन पर तो दो, लोन पर तो दो इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात। मैंने एक बात बता रखी है ना, लोन पर तो मिलता है लेकिन थोड़ा सा गलत है, 10% नहीं मिलता। कितना परसेंट मिलता है, 6%। याद हो गई भाई, ये रेट तकरीबन हर एक क्वेश्चन में आया, अब तक तो याद हो जाना चाहिए और हो भी गया होगा मुझे मालूम है। तुम एक होशियार बच्चे हो और ईमानदार विद्यार्थी हो, तो तुम जरूर याद रखोगे, ठीक है। और बाकी तो मैं याद करा ही दूंगा। मैं इतना बार टेस्ट लूंगा, इतनी बार प्रैक्टिस करवाऊंगा कि वो ऐसे चिपक जाएगा जैसे कि दीवार पे चिपकली। समझ रहे हो इसका मतलब, गर्मियों का टाइम है, चिपकली होती है दीवार पे, तो ऐसे चिपकाना है हमें ये टॉपिक, ठीक है। तो हर्षद ये कहता है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट दो और लोन पर इंटरेस्ट दो। हमने बोला कैपिटल पर तो नहीं मिलेगा, हाँ लोन पर मिल जाएगा, लेकिन कितना, 6%, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, हर्षद एक बात और कह रहा है। अच्छा क्यों ना मैं पहले हर्षद के इस क्लेम का आंसर लिखवा दूं, साथ साथ पढ़ता रहता हूँ, साथ साथ लिखवा देता हूँ, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। पूरा क्वेश्चन समझा दूं फिर आंसर लिखवाऊं, मजा नहीं आएगा ना, साथ साथ लिख लेते हैं, है ना। तो इसका आंसर लिखो, आंसर में लिखो हर्षद क्लेम्स। हर्षद के जो क्लेम्स थे ना, पहला क्लेम, पहले क्लेम का आंसर लिखो। तो देखो मैंने पहले क्लेम का आंसर बता भी दिया, मैंने तुमको पहले क्लेम का आंसर बता दिया। पहला क्लेम उसका यही तो था कि इंटरेस्ट दो कैपिटल पर, इंटरेस्ट दो लोन पर। हमने बोला
कि कैपिटल पर तो भूल जाओ, नहीं मिलेगा। हाँ लोन पर मिल जाएगा लेकिन सिर्फ 6%, सही है ना, लिखो फर्स्ट पॉइंट में, मतलब कि पहला जो क्लेम है इसका उसका आंसर। ठीक है तो लिखो फर्स्ट पॉइंट का, है ना, हर्षद के, देखो हर्षद के 2 क्लेम थे ना, अभी मैंने दूसरा क्लेम पढ़ा नहीं है, हर्षद के 2 क्लेम है, क्लेम नंबर 1 क्लेम नंबर 2। अभी मैंने सिर्फ कौन सा क्लेम पढ़वाया है, पता है ये दोनों बातें किस में है, ये दोनों बातें पहले क्लेम में ही है, ये दोनों बातें पहले क्लेम में ही तो है, तो ये पहला क्लेम है पूरा, उसका आंसर लिखवा रहा हूं, तो लिखो इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, if if there is no agreement, if there is no agreement in the partnership, if there is no agreement in the partnership, in the partnership, then no interest on capital, then no interest on capital is allowed, then no interest on capital is allowed। ठीक है, कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अब लोन का बता दो, लोन पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वो कह रहा है 10% और हम कह रहे हैं 6%, सिर्फ कितना मिलेगा 6%, तो लिखो बट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, बट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड। ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट मिल जाएगा लेकिन 6%। तो पहले क्लेम का हमने आंसर दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्लेम क्या है। देखो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कह रहा है कि हमने जो इस साल प्रॉफिट कमाया है ना, हमने जो इस साल प्रॉफिट कमाया है 1,80,000, वो कैसे बटना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बटना, डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब होता है बटना। देखो अगर मैं ये बोलूं, बोर्ड पे देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये प्रॉफिट मुझे इन दोनों में बराबर बराबर बांटना है, ये प्रॉफिट मुझे इन दोनों में कैसे बांटना है, बराबर बराबर। तो बराबर बराबर का क्या मतलब हुआ भाई, 1,80,000 है, 90,000 इसको दे दो, 90,000 इसको दे दो, 90,000 इसको और 90,000 इसको, मतलब मैंने ये प्रॉफिट दोनों को कैसे दे दिया, इक्वली, बराबर बराबर। पक्की बात है, डाउट तो नहीं है ना। लेकिन हर्षद कुछ और कह रहा है, हर्षद क्या कह रहा है, देखो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ये कह रहा है कि प्रॉफिट बटना चाहिए किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अब तुम कहोगे ये कौन सी रेशियो होती है, बिल्कुल सही बात है, अभी तक मैंने इसके बारे में बताया नहीं है ना, कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। देखो इन लोगों ने ना आपस में एग्रीमेंट नहीं करा, और एक बात ध्यान रखना कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, इक्वल, बराबर बराबर। जब भाई कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, तो इक्वली बटना चाहिए। लेकिन हर्षद कुछ और कह रहा है, हर्षद कह रहा है कि नहीं बराबर मत बांटो, कैपिटल रेशियो में बांटो। अब ये कैपिटल रेशियो क्या है, देखो बोर्ड पे, कैपिटल रेशियो का मतलब है दोनों की कैपिटल। देखो हर्षद की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, ठीक है, धीमन की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। बताओ क्या मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। हर्षद की कैपिटल कितनी है, 4 लाख, और धीमन की कैपिटल कितनी है, 1 लाख। ठीक है, हाँ 5 जीरो से 5 जीरो आपस में कट जाएंगी, बताओ क्या रेशियो रह गई, 4:1। तुम कहोगे ये क्या करा, देखो बताओ, ये कैपिटल थी ना, ये हर्षद की कैपिटल थी, ये धीमन की कैपिटल थी, और मैंने इनकी कैपिटल को आपस में काट दिया। क्यों काटा, क्यों काटा, ताकि मैं क्या बना लूं, रेशियो बना लूं। ये है रेशियो। देखो 5 जीरो इधर, 5 जीरो इधर कट सकती है ना, इतना मत सोचो कि क्या कर दिया, बस इतना ध्यान रखो जितनी जीरो यहाँ पर है उतनी जीरो वहां पर है,
तो 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगी। यहाँ से क्या रह गया 4 और वहां से क्या रह गया 1। अब ये कह रहा है हर्षद हर्षद कह रहा है कि प्रॉफिट है ना इस रेशो में बांटो, और जबकि हमने कैसे बांटा है, इक्वली बांटा है। इक्वली का मतलब होता है 1:1। 1:1 का क्या मतलब है, एक हिस्सा धीमन के पास तो एक हिस्सा हर्षद के पास, बराबर बराबर। मैंने दोनों को कितने कितने हिस्से दिए, बराबर बराबर। लेकिन हर्षद कह रहा है कि कैपिटल के हिसाब से बांटो। किस रेशो में बांटो, 4:1 में। तो बताओ क्या हर्षद की ये बात सही है, नहीं, हर्षद की ये बात गलत है। इस रेशो में नहीं बटेगा, इक्वल ही बटेगा। क्यों बटेगा इक्वल, क्योंकि इन लोगों ने आपस में एग्रीमेंट नहीं करा। अगर ये एग्रीमेंट कर लेते तो ठीक बात थी, लेकिन अब इन लोगों ने आपस में कोई एग्रीमेंट करा ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी रेशो कैसी मानी जाएगी, इक्वल, तो आपस में बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। तो देखो ये जो कैपिटल रेशो मैंने निकाल कर दिखाई ना, कि एक की कैपिटल थी 4 लाख और एक की कैपिटल थी 1 लाख। तो ये काम है ना तुम्हें इस चैप्टर में बहुत करना पड़ेगा आगे। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो टेंशन मत लो कि ये मैंने कैसे काट दिया, वैसे आ गया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने वाली बात है भी नहीं। देखो ये कट गया, ये कट गया, सिंपल रेशो कितनी आ गई, 4:1, है ना। तो इसके बारे में आगे की क्लासेस में खूब मिलेगा। अभी बस इतना ध्यान रखो कि जब डिड नहीं होती है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, इक्वली। जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है, इक्वली बांटा जाता है, ठीक है। अब सेकंड वाले क्लेम का आंसर लिखो। लिखो सेकंड क्लेम का आंसर। आंसर फिर से वही है, लिखो। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट रेशियो, if there is no agreement on, if there is no agreement on profit ratio, profit ratio, then मतलब जब इन्होंने आपस में प्रॉफिट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं करा तो कैसे बटेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर बटेगा ताकि लड़ाई ना हो, है ना। प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए, प्रॉफिट बराबर बराबर बटना चाहिए ताकि लड़ाई ना हो। अच्छा अगर मैं ज्यादा ले लूं और तुम कम लो तो लड़ाई हो सकती है, तुम ज्यादा ले लो मैं कम ले लूं तो भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर हम बराबर बराबर ले लें कोई लड़ाई नहीं है। तो बस ये लिखवा रहा हूं, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट रेशियो देन प्रॉफिट shall be distributed, then THEN, then profit shall be distributed, profit shall be distributed equally, profit shall be distributed equally, ठीक है। प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, ठीक है। और रही बात ये कैपिटल रेशियो कैसे बनी, तो कोई टेंशन नहीं है, अभी इसी काम को मैं बार बार कराऊंगा। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये काम हमें बार बार करना पड़ेगा, तो उसकी टेंशन मत लो, वो आराम से समझ में आएगा। और हालांकि अभी भी समझ में आ गया होगा। तो देखो ये तो थे हर्षद के क्लेम, धीमन भी क्लेम कर रहा है, धीमन भी कुछ बहस कर रहा है, देखते हैं धीमन क्या कह रहा है। हो सकता है धीमन सही बोल रहा हो और हो सकता है धीमन भी गलत बोल रहा हो, कुछ भी बोल सकता है भाई, उसकी मर्जी है ना। तो अब हम आंसर लिखेंगे कि धीमन ने क्या क्या क्लेम करे, सही करें या गलत करें। पहले पढ़ लेते, पहला क्लेम देखते हैं इसका क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये कह रहा है कि प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए, इक्वली बंटना चाहिए। इस बंदे में अकल है। अभी मैंने समझाया ना कि जब डिड नहीं होती है, जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है इक्वली। और ये बंदा भी यही बात कर रहा है, मतलब इसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान है, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेन तो हम इसको भी करेंगे, हमें बताना तो पड़ेगा ना कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। तो लिखो पहले क्लेम का आंसर। तो मुझे बताओ सही बोल रहा था ना, बिल्कुल सही बोल रहा था। लिखो फर्स्ट में, लिखो धीमन क्लेम, धीमन क्लेम इज जस्टिफाइड। मतलब कि धीमन का जो क्लेम है ना वो जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड का मतलब क्या है, न्याय संगत है, मतलब बिल्कुल सही है, स्पष्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही, भगवान की वाणी, है ना। धीमन क्लेम इज
जस्टिफाइड। क्यों? देखो रीजन तो वही है, रीजन यही है कि जब कोई डिड नहीं होती है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है? इक्वली, है ना। तो रीजन लिख लो कि क्यों सही है। धीमन ने जो बात बोली वो क्यों सही है वो लिख लो। तो लिखो धीमन क्लेम इज जस्टिफाइड। लिखो बिकॉज बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, बिकॉज in the absence of agreement, profit shall be distributed. In the absence of agreement, profit shall be distributed. Profit shall be distributed equally. Profit shall be distributed equally. और देखो धीमन भी यही बोल रहा था कि बराबर बांटो, ठीक है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, भगवान इसका भला करे, ठीक है। अच्छा धीमन दो बातें और बोल रहा है, देखो दूसरी बात क्या बोल रहा है देखते हैं। ये कह रहा है he should be allowed 2000 पर मंथ। ये कह रहा है कि 2000 रुपये पर मंथ। पी एम का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पर और एम का मतलब होता है मंथ, पर मंथ। तो ये कह रहा है he should be allowed 2000 पर मंथ एज रिम्यूनरेशन। ये कह रहा है कि मुझे ना 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? रिम्यूनरेशन के तौर पर। अब तुमको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है रेम्यूनरेशन? तो देखो मैं आम भाषा में बता देता हूँ कि रेम्यूनरेशन एक तरीके की सैलरी, रेम्यूनरेशन एक तरीके का वेजेस, रेम्यूनरेशन एक तरीके का कॉम्पनसेशन, ठीक है। मतलब रेम्यूनरेशन में सैलरी बोल दो, रेम्यूनरेशन में वेजेस बोल दो, रेम्यूनरेशन में कंपनसेशन बोल दो, ठीक है। तो वो ये कह रहा है तुम्हें एक बात मालूम है ना, हर्षद 2 महीने के लिए बीमार था, है ना, अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। ये बात क्वेश्चन ने बताई थी, याद है या नहीं है? देखो क्वेश्चन में लाइन में लिखा हुआ था, बीच की लाइन में लिखा हुआ था कि उसने लंबी बीमारी की वजह से बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करा, मतलब बिजनेस के काम नहीं संभाले। तो बेचारा हर्षद ये कह रहा है कि मुझे सारा काम करना पड़ा, मुझे ना 2000 पर मंथ के हिसाब से क्या मिलनी चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। मुझे 2000 पर मंथ के हिसाब से क्या मिलना चाहिए? रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो बताओ बेचारे ने अकेले काम संभाला है, हर्षद तो बीमार हो गया था, कोरोना हो गया था उसको तो बेचारे को, ठीक है। तो किसने काम संभाला? काम संभाला धीमन ने। तो धीमन कह रहा है मुझे 2000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कायदे से तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल सही बात है, बेचारे ने अकेले पूरी जिम्मेदारी निभाई, धंधा संभाला, ठीक है, तो मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट होता कि धीमन को सैलरी मिलेगी तो जरूर मिलती, लेकिन बेवकूफों ने एग्रीमेंट नहीं कर रखा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ। ये कह रहा है कि उसको 2000 रुपये पर मंथ रिम्यूनरेशन के तौर पर, मतलब कि सैलरी के तौर पर। रिम्यूनरेशन के नीचे अंडरलाइन करके अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, सैलरी लिख सकते हो, वेजेस लिख सकते हो, कॉम्पनसेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि मैंने अपने बिजनेस को मैनेज करा जब हर्षद नहीं था, तो मुझे पैसे दो, नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। क्यों नहीं मिलेंगे वो भी बता दिया। अब लिखो सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लिखो। लिखो नो सैलरी, नो NO, नो सैलरी विल बी अलाउड, नो सैलरी विल बी अलाउड। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, टू एनी पार्टनर, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट, बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ही नहीं, क्या करें, देयर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसने तीसरा क्लेम क्या करा। देखो तीसरे में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6%। तो बताओ दोनों ही निराले हैं। वो कह रहा था कि कैपिटल पर
और लोन पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10%, ठीक है। और ये कह रहा है कि कैपिटल पर और लोन पर, कैपिटल पर और लोन पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 6%, ठीक है। वो कह रहा था 10%, ये कह रहा है 6%। देखो पहली बात तो ये है कि कैपिटल पर तो मिलता ही नहीं है, ना तो 10% मिलता कैपिटल पर, ना 6% मिलता, ना 5% मिलता, कैपिटल पर मिलता ही नहीं है। मिलता है क्या? अब तक इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ये बात मैं मानकर चलता हूँ कि तुम्हें याद हो गई होगी कि एग्रीमेंट अगर नहीं है तो कैपिटल पर एक धेला नहीं मिलेगा, एक धेला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कैपिटल पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि लोन पर मिलता है। और कितना मिलता है? 6% मिलता है, बिल्कुल सही। 6% तो ये बोल ही रहा है, चलेगा। तो देखो इसकी आधी बात सही है, इसकी आधी बात तो सही है, लेकिन आधी बात गलत है। कौन सी बात सही है? ये वाली कि लोन पर 6% मिलेगा। और कौन सी बात गलत है? कि कैपिटल पर भी मिलेगा, जबकि कैपिटल पर नहीं मिलता है, ठीक है। अब जरा तीसरे पॉइंट का आंसर देखते हैं। लिखो थर्ड पॉइंट का। तो लिखो, बताओ कैपिटल के मामले में गलत बोल दिया इसने और लोन के मामले में सही बोला। तो लिखो, धीमन क्लेम, धीमन क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड। इस बार इसका क्लेम जस्टिफाइड नहीं है ना? इस बार इसका क्लेम बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। तो लिखो, धीमन क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड, धीमन क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस केस में? कैपिटल के केस में, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल पर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट लेकिन लोन, लोन पर बिल्कुल भी मिलेगा। तो लिखो बट। तो बताओ, कैपिटल के केस में तो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन लोन के केस में जस्टिफाइड है। हाँ, लोन के केस में जस्टिफाइड है। तो मैं ये लिखवा रहा हूँ, धीमन क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट जस्टिफाइड इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, बट जस्टिफाइड इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन के केस में जस्टिफाइड है, ठीक है। तो वहां पर ये मामला जस्टिफाइड है। अब जरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखो, इन्होंने जो जो आपस में झगड़े करे, हमने उन सारे झगड़ों को सुलझा दिया, सारे के सारे झगड़ों को सुलझा दिया, ठीक है। अब देखो ये आगे क्या कह रहा है, नीचे देखो लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन। ये कह रहा है कि हर्षद और धीमन के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करो। तो देखो इनके बोलने से पहले ही, इनके बोलने से पहले ही हमने सारे के सारे डिस्प्यूट क्या सेटल कर दिए? बिल्कुल कर दिए। हमने इनके बीच के सारे मुद्दे खत्म कर दिए, ठीक है। अब ये आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये ना हमसे एक अकाउंट खोलने को कह रहा है। कौन सा अकाउंट खोलने को कह रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तुम्हारे सामने 12th क्लास के इस चैप्टर का पहला अकाउंट खोलने की बारी आ गई। देखो, पहले मैं तुम्हें इस अकाउंट की खासियत बता देता हूँ। देखो, इससे पहले ना तुमने इस अकाउंट के बारे में सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना भाई? याद है फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, बैलेंस शीट होती थी, उसी की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम खोलने को वो बोल रहा है। तो क्या फर्क है पीएनएल अकाउंट में और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? क्या फर्क है? देखो वैसे सच बताऊं तो फर्क तो होता है, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी फर्क होता है। तो इतना फर्क मैं नहीं बता रहा थ्योरी के हिसाब से। इतनी बात ध्यान रखो कि अब हमें हमेशा कौन सा अकाउंट बोलेगा बनाने को? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तरीका क्या है?
तरीका बड़ा आसान है इसका बनाने का, बहुत ही ऐसा तरीका है, मतलब बच्चों वाला तरीका जिसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। इन्होंने बोला है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बना देते हैं। क्या कोई नया स्टाइल है बनाने का? नहीं, नया स्टाइल नहीं है, स्टाइल तो पुराना ही है। वही डेबिट, वही क्रेडिट, एक कॉलम इधर, एक कॉलम इधर, सिंपल। ठीक है, तो देखो ऊपर आ गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाकी वही है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान रखना, देखो जरा, जब भी क्वेश्चन तुमको ये बोलेगा ना कि इस अकाउंट को ओपन करो, जब भी क्वेश्चन तुमको ये बोलेगा कि ये अकाउंट प्रिपेयर करो, तो क्वेश्चन तुमको नेट प्रॉफिट जरूर देगा। कौन सा प्रॉफिट देगा? नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट देगा। और बताओ क्या इस क्वेश्चन ने तुमको प्रॉफिट दिया था? बिल्कुल दिया था। देखो जरा, स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया था और पैराग्राफ में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 1,80,000। कितने रुपए का प्रॉफिट लास्ट लाइन में लिखा हुआ है? 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर उन्होंने हमको बता रखा है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने ना तुमको एक बात पहले ही बता दी थी कि जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या कटता है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन कटता है। याद है, ये बात बताई थी ना मैंने कि प्रॉफिट में से सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट कटेगा। कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा ना, तो पहले पता तो लगा लें कि लोन का इंटरेस्ट है कितना। नहीं, तभी तो काटेंगे। लोन का इंटरेस्ट कितना है जरा देख लेते हैं। तो तुमको अकाउंट तो तुम बना लेना, 5-6 लाइनों का बना लेना। फिर अकाउंट के बाद नीचे लिखना वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में लिखना नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन लोन। वर्किंग नोट में तुम्हें क्या लिखना चाहिए? वर्किंग नोट में लिखना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब हम ये देखेंगे कि लोन पर इंटरेस्ट बनता कितना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या करता है? प्रॉफिट में से सबसे पहले करता है लोन पर इंटरेस्ट। तो वो जब तक निकालेंगे नहीं तब तक कटेगा कैसे? ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कितना निकलेगा। तो कैलकुलेशन करते हैं लोन पर इंटरेस्ट की। तो मैंने ये काम पहले भी सिखाया था, कैसे करते हैं। देखो, लोन कितने रुपए का है? अपने क्वेश्चन के अंदर जरा लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। उसने, बेचारे ने लोन कितने रुपए का दिया था? देखो, हर्षद एडवांस्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म। हर्षद ने कितने रुपए का लोन दे रखा है? भाई साधारण सी इंग्लिश वाला बच्चा भी बड़े आराम से पढ़ लेगा। हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का लोन दिया टू द फर्म। देखो क्या लिखा हुआ है, टू द फर्म। मैंने ये बताया था कि जब भी ये शब्द लिखा हुआ होता है ना, टू टू द फर्म, तो इंटरेस्ट बनता है। तो कब लोन दिया है? लोन दिया है 1 अक्टूबर को। लोन कौन सी तारीख को दिया है? 1 अक्टूबर को। देखो, लोन कितने का दिया है? 1 लाख का। टाइम बोर्ड पे देखो, 1 अक्टूबर को दिया है ना, 1 अक्टूबर को दिया है। बताओ जब लोन पर इंटरेस्ट बनाओगे, लोन पर क्या बनाओगे? इंटरेस्ट। तो 1 अक्टूबर से लेकर कब तक का इंटरेस्ट बनाओगे? हमेशा ध्यान रखना, 1 अक्टूबर से लेकर क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट बनता है। 1 अक्टूबर से लेकर क्लोजिंग डेट। और मैंने तुम्हें बताया था कि क्लोजिंग डेट क्या है। मैं क्या बताऊंगा, क्वेश्चन ही खुद बता देता है। देखो लास्ट में लिखी हुई है 31 मार्च। और वैसे भी एक बात बता देता हूं मैं, क्वेश्चन चाहे बोले या ना बोले, क्वेश्चन चाहे बोले या ना बोले, क्लोजिंग डेट कब होती है? 31 मार्च, है ना। 11th क्लास में भी मैंने बताया था। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट। अब बताओ जरा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने बैठेंगे? 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने बैठ जाएंगे? ये काम हमने पहले भी करा था, है ना। तो देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 6 महीने। ठीक है, अब बताओ रेट
कितना इंटरेस्ट लगता है लोन पर? भाई रेट तो याद हो जानी चाहिए अब तक। 6% लगता है या 10% लगता है? तो मैं बोलूंगा 6%। 6% लगता है, ठीक है। अब कर देता हूँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने से पहले चेक कर लेता हूँ नीचे का हिस्सा वीडियो में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रहा है, बल्कि नीचे का हिस्सा प्रॉपरली विजिबल है। तो अब मैं नीचे कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो, इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पर, देखो 1 लाख रुपए पर 6 महीने का, कैसे लिखते हैं 6 महीने? 6 ऊपर 12 नीचे। अच्छा, 12 नीचे क्यों आया? 12 नीचे इसलिए आया क्योंकि टोटल कितने महीने होते हैं? टोटल 12 महीने होते हैं। और कितने परसेंट है? 6% है। मैं फिर से वही बोलूंगा, अगर तुमने 11th में काम करा है, मेहनत करी है, तो इस काम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर किसी को दिक्कत होती भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये कैलकुलेट कर देते हैं, देखो भाई। हाँ, इसको तुम्हें सिंपली क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो, मैं तो ज़्यादा मेहनत करता नहीं हूँ, अपने पास तो कैलकुलेटर होता है, क्या करें। तो भाई 3,000 रुपये का आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी कैलकुलेशन 3,000 की बिल्कुल सही है। तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही है। 3,000 रुपये। कितने हजार रुपये? 3,000 रुपये। अच्छा, मुझे बस इतनी सी बात बताओ, मैंने तुमको ये बताया था ना कि ये जो लोन पर इंटरेस्ट होता है, ये सबसे पहले कटता है। सबसे पहले क्या कटता है? सबसे पहले लोन पर से इंटरेस्ट कटता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब दूसरे पॉइंट में लिखो रिमेनिंग प्रॉफिट। बताओ बचा हुआ प्रॉफिट कितना रह गया? देखो बोर्ड पे क्वेश्चन ने जो प्रॉफिट बताया था वो 1,80,000 था। कितना था? 1,80,000। क्या ये सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर खा जाएंगे? नहीं। क्या ये सारा प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी इसमें से 3,000 रुपये इंटरेस्ट के कटेंगे। कटेंगे ना? कटेंगे या नहीं कटेंगे? जरूर कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि मैंने एक बात बताई कि लोन पर से इंटरेस्ट सबसे पहले काटा जाता है, तो काट दो। बताओ, 1,77,000, 1,77,000। बताओ पार्टनर को कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? क्या पार्टनर को ये वाला प्रॉफिट मिलेगा? ठीक है। या फिर पार्टनर को ये वाला प्रॉफिट मिलेगा? बस मुझे इतनी सी बात बता दो, पार्टनर को ये वाला प्रॉफिट मिलेगा या ये वाला? भाई, जब इंटरेस्ट के 3,000 रुपये कट गए तो कौन सा प्रॉफिट बचा है? ये वाला प्रॉफिट। देखो मैंने क्या लिखा है, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग का क्या मतलब होता है? रिमेनिंग का मतलब होता है बचा कुचा। रिमेनिंग का क्या मतलब होता है? बचा कुचा। तो बचा कुचा ही मिलेगा। तो कैसे मिलेगा ये भी मैंने बता दिया था। बताओ, बराबर बराबर मिलेगा ना? हर्षद को और धीमन को, क्या दोनों को बराबर बराबर मिलेगा? बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगा। देखो बोर्ड पे जितना प्रॉफिट बटता है ना, बोर्ड पे देखना जरा, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। जितना प्रॉफिट बटता है, बटने वाला प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। बाय, और किस नाम से आएगा? बोलो, बाय नेट प्रॉफिट। किस नाम से आ जाएगा? बाय नेट प्रॉफिट। कितने रुपए आएंगे? 1,77,000। ब्रैकेट में लिख लेना आफ्टर इंटरेस्ट। बताओ, क्या तुमने इंटरेस्ट दे दिया था? काट दिया ना? क्या तुमने इंटरेस्ट काट दिया या नहीं काट दिया? काट दिया ना हमने। हमेशा पहले ही काट देंगे इंटरेस्ट, तुमको हमेशा पहले ही काट देना है, ठीक है। वरना टीचर काट सकता है पूरा क्वेश्चन। बताओ, 1,77,000 बांटोगे तो डाल दिया है ना? बांटो। देखो, बांटने का काम किधर करना है? बांटने का काम इधर नहीं करना, बांटने का काम इधर करना है। टू किस किस को बांटना है? तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या शब्द लिखा मैंने? ट्रांसफर टू। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मतलब ये प्रॉफिट मैं किसको ट्रांसफर कर रहा हूँ? देखो, मैं ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूँ हर्षद को, ठीक है। और क्या नाम है भाई? धीमन। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एच और डी। मैंने हर्षद के लिए एच लिखा और धीमन के लिए डी लिखा। क्या तुम्हें भी शॉर्ट में लिखना अलाउड है? नहीं, तुमको इनका पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो कितना बांटना है? 1,77,000। इधर देखो, हर्षद को
1,77,000 में से आधा मिलेगा, और धीमन को भी 1,77,000 में से आधा मिलेगा। कितना मिलेगा? आधा आधा। क्यों आधा आधा? क्योंकि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, जब इन लोगों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आपस में कितना कितना मिलता है? बराबर बराबर। आधा मैं ले लेता हूँ, आधा तू ले ले, है ना, ताकि लड़ाई ना हो। तो देखो आधा कर रहा हूँ, 1,77,000 को 2 से डिवाइड, तो इसका आ गया 88,500, ठीक है, और इसका भी कितना आ गया? 88,500। 88,500 हर्षद को मिलेंगे, 88,500 धीमन को मिलेंगे। क्या दोनों को बराबर बराबर मिले? बिल्कुल। ये जो तुमने वर्किंग नोट में करा है ना, इसको यहाँ पर ले आओ। देखो हर्षद को कितने मिले, अंदर की तरफ लिखना है। चलो कोई बात नहीं, अंदर की तरफ ना लिखकर बाहर की तरफ लिख दो। 88,500। धीमन को कितने मिले? धीमन को भी 88,500 मिले, है ना। 88,500 किसको मिले? हर्षद को। और धीमन को भी कितने मिले? 88,500, ठीक है। अब ये अकाउंट बंद करना है, तो देखो बंद करने से पहले टोटल करेंगे और चेक करके बताओ क्या टोटल बराबर आ रहा है? क्या हमारा टोटल बराबर आ गया? बिल्कुल आ गया। पता है क्यों बराबर आ गया? देखो 177 इधर, और इधर देखो 88,500 88,500, कितना बनेगा? 177। टोटल भी बराबर आ गया। पता है क्यों बराबर आया? देखो ये जो प्रॉफिट था, इसी प्रॉफिट को तो यहाँ पर बांटा है। क्या मैंने यहाँ पर कुछ और बांटा है? नहीं, कुछ और थोड़ी ना बांटा है, यही तो बांटा है। तो जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर तो आएगा ही आएगा। देखो अभी ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने ये बनाया है। कौन सा अकाउंट बनाया है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अभी इसके जो असली क्वेश्चंस हैं ना, अभी इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं वो आगे आएंगे। अभी तो ये बीच में आ गया, जो एग्जाम में आते हैं ना वो क्वेश्चंस अभी आने बाकी हैं। ये तो अभी बीच में एक छोटा सा पार्ट आया है, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से इसके अंदर मैक्सिमम समझा दिया है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान से सुनो। जो प्रॉफिट बांटना होता है वो प्रॉफिट इधर आएगा, ठीक है, और फिर उसको बांट दिया। कैसे बांटते हैं? कैसे बांटते हैं? बराबर बराबर बांटते हैं, ठीक है। क्योंकि नई नई नया नया सब्जेक्ट है भाई, पार्टनरशिप तो नया ही है, अकाउंट पुराना है बट पार्टनरशिप तो नहीं है। तो नया नया टॉपिक है, नई नई क्वेश्चंस हैं। धीरे धीरे घर पे प्रैक्टिस करोगे, खूब अच्छे से समझ में आएंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लो, फिर दोबारा देख लो, अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं।